गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो से पता चल ही गया होगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है तो अब एग्ज़ाम का जो डेट फिक्स है उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। तो तैयारी को अब अंतिम क्षण में मुकाम पर पहुंचा देना है। इसके लिए जहां तक मेरे तरफ से हो सक रहा है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो सारा उपलब्ध करा रहे हैं हम। और इसी कड़ी में इस सेट में हम कुल 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे बुक से निकाल करके और जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है कि पूछने जैसा है वो सारा क्वेश्चन को हम इस सेट में उपलब्ध करा रहे हैं। पहले भी जो वीडियो बना चुके हैं उसमें भी बहुत सारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो तो शेयर कर चुके हैं, और भी जो पूछने जैसा कुछ भी क्वेश्चन लग रहा था वो सारा क्वेश्चन पूरे बुक से, इसमें कुल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके इस सेट में 50 क्वेश्चन हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब परीक्षा की अंतिम घड़ी में तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है ताकि कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में तो छूटे नहीं। और मैथ में पूरा कोशिश करना है कि 100 में 100 मार्क्स लाने का। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी है दोस्त सबको भी शेयर कर देना है वीडियो, ताकि अपने ग्रुप के हर किसी का मैथ में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सेट के अलावा भी और भी कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा तो उसको भी फिर हम शेयर करेंगे। और लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें सब्सक्राइब करके, और चैनल पे बने रहने के लिए बता दें। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए अब आज का सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या या परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या यहाँ पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझ लेना है कि पूछ क्या रहा है, परिमेय की अपरिमेय। यहाँ पूछा है यह परिमेय संख्या कौन सी है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या होता है जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 17 हो जाएगा परिमेय, क्योंकि 17 को हम लिख सकते हैं 17/1, तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परिमेय, और हमको यहाँ अपरिमेय संख्या बताना है। दूसरा है 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा P/Q के रूप में। तीसरा ऑप्शन है 225 रूट में है, तो 225 का वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए इसका रूट हट जाएगा। 225 का वर्गमूल हो जाता है 15, तो ये भी हो जाएगा परिमेय। अगला ऑप्शन है डी में पाई दिया हुआ है, तो पाई जो है वो होता है अपरिमेय संख्या। अच्छी तरह से इसको याद रख लेना है कि पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा था कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो हो जाएगा इसका आंसर पाई। ये 225 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में हो गया, इसीलिए ये परिमेय हो जाएगा। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 17 को भी 17/1 लिख सकते हैं, ये सब सभी P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है। तो इसलिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है? संगत, असंगत, या भी दोनों। तो हम जानते हैं कि जिसका कोई हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत, जिसका हल हो जाता है वो कहलाता है संगत, और जिसका हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, प्रत्येक कोण की माप क्या है?
दो पूरक कोण है उसका अनुपात में दिया है 13 और 5 अनुपात में है दोनों पूरक कोण, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो इसमें हम जानते हैं कि पूरक कोण जो है, इसको याद रखना है कि पूरक कोण कहते हैं जब दो कोण मिल करके और 90 डिग्री अगर बनाता है तो उसको दोनों कोण को कहते हैं पूरक कोण। अब यहाँ जो पूरक कोण का अनुपात दिया है वो एक 13 है और एक 5 है अनुपात में, तो एक पूरक कोण हो जाएगा, मान लेते हैं अनुपात हटाएंगे तो एक हो जाएगा 13x और दूसरा हो जाएगा 5x। अब पूरक कोण में हम जानते हैं कि दोनों कोणों को जोड़ने से होता है 90 डिग्री, तो 13x प्लस 5x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाना चाहिए 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो इसको हम 13 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18x बराबर 90, इसलिए ये x बराबर निकल जाएगा 90/18। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी x का मान आ गया 5। तो एक कोण जो है वो 13x था, तो 13 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 13 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 65 डिग्री, और दूसरा 5x था तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो एक हो जाएगा 65 और एक 25, तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ 65 और 25, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। x² - 3 एक बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक, हम किसी भी बहुपद का शून्यक हमको x² - 3 का निकालना है, तो हम इसको सबसे पहले इसके बराबर कर देंगे शून्य, इससे x का जो मान निकलेगा वही हो जाएगा इसका शून्यक। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम इसको x² - 3 बराबर 0 कर दिए। अब इससे हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर, ये माइनस में है 3, जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3। अब हमको x का मान निकालना है, x² से यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो 3 में रूट हो जाएगा, और ये जब स्क्वायर हटता है इधर से तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ यहाँ पे रूट लगता है। तो यही मेरा मान हो गया x का, एक हो गया प्लस में √3 और एक हो जाएगा माइनस में √3। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका शून्य को वही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है एक अशून्य परिमेय और यह परिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय या अपरिमेय। यह शून्य परिमेय, यह शून्य परिमेय मतलब कि ऐसा परिमेय जो शून्य नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो परिमेय हम 2 है, परिमेय है ये, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। और यह शून्य बोल रहा था तो मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, तो शून्य नहीं है 2, तो ये हो गया मेरा एक परिमेय संख्या। और एक यह परिमेय संख्या, कोई भी एक यह परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं √3, तो एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय, ये दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो ये गुणनफल आ जाएगा 2√3, जो कि ये है अपरिमेय। तो एक शून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमेशा अपरिमेय ही आएगा, याद रखना है इसको। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 3 और 2x + 2y = 5 के हल हैं, इसका हल क्या होगा। समांतर होगा कि समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये समांतर होगा या समपाती या प्रतिच्छेदी, इसको जानने के लिए जो दोनों समीकरण दिया हुआ है इससे हम सबसे पहले a1 b1 c1 और दूसरा समीकरण से a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। उसके बाद हम बता सकेंगे कि ये समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा। तो यहाँ पे पहला समीकरण जो दिया है उससे में x के साथ जो गुना में रहता है वो होता है a1, y के साथ जो रहता है गुना में वो होता है b1, और जो कांस्टेंट वाला रहता है वो हो जाता है c1।
दूसरा समीकरण से में x के साथ हो जाएगा a2, y के साथ जो गुना में है वो हो जाएगा b2 और जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा c2। तो यहाँ पे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को निकाल लेते हैं। पहला समीकरण में यहाँ x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये a1 का मान हो जाएगा 1 और b1 हो जाएगा, y के साथ में 2 है प्लस में तो 2 हो जाएगा b1 और c1 बराबर हो जाएगा 3 है। इसको जब इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 भी ले सकते हैं। तो a1 b1 c1 निकल गया। अब दूसरा जो समीकरण दिया हुआ ये, इससे हम a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। तो x के साथ 2 है गुना में, तो यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा 2, फिर b2 बराबर y के साथ में भी 2 है तो b2 भी हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा 5। अब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 हम निकाल के देखते हैं। a1 बटे a2 बराबर, a1 बटे a2 का मान क्या आ रहा है, a1 है 1 और a2 है 2, तो ये हो गया 1 बटे 2। अब दूसरा हम निकाल रहे हैं b1 बटे b2, तो b1 है 2 और b2 भी यहाँ पर भी है 2, तो 2 बटे 2 यानी इसको काटेंगे हो जाएगा 1/1। अब हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, एक है 1 बटे 2 और एक है 1 बटे 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है तब वो प्रतिच्छेदी हो जाता है, दोनों रेखाएं यहाँ पे है वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1 बाय c2 जो है वो बराबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि इस तरह का केस जब होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, याद रखना है ये सब केस को। पहला है a1 बटे a2 ये बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका कोई हल नहीं है। अगर c1 बटे c2 भी बराबर हो जाता तो हो जाता अनंत हल, तो अनंत हल होता, लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 नंबर में 8 में द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है, तो इसका शून्यक हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक हम या तो इसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, या तो फिर इतना को हम ये इस बहुपद को 0 इतना के बराबर 0 करके और द्विघाती सूत्र लगा के भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही आएगा। तो इसका गुणनखंड करके अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो बीच में दिया है वह है 7x, तो 7x को दो भाग में तोड़ना होगा। ऐसा तोड़ना होगा कि उसको जोड़ देने से 7x ही आ जाना चाहिए और गुना करने से आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से जितना होता है उतना आना चाहिए। तब फर्स्ट और लास्ट है ये 10 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों को गुना करने से 10x स्क्वायर हो रहा है। तो 7x का दोनों भाग ऐसा होना चाहिए कि दोनों को गुना कर देने से 10x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे 7x को, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x है उसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। तो 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, और अगर दोनों को गुना कर देंगे तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10, x × x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो गुना करने से 10x स्क्वायर आना चाहिए था। तो ये हम ले लिए एक 5x और एक 2x, और इधर जो 10 दिया हुआ है सो 10 हो गया। अब ये दोनों में x और x को हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा
5। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ये 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ भी हो जाएगा 5। अब यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, तो ये हम हो गया यहाँ पे x प्लस 5 इंटू यहाँ x बचा, यहाँ पे प्लस में 2 बचा, तो ये हो गया x प्लस 2। अब ये है, इसका हमको शून्यक निकालना है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए वो शून्य कब होगा, जब या तो x प्लस 5 बराबर 0 हो करेंगे एक बार, या तो फिर एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। तो जब x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो इससे आ जाएगा x बराबर मेरा आ जाएगा माइनस में 5, और जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो उससे आ जाएगा x बराबर माइनस में 2। तो यही -2 और -5 हो जाएगा इसका दो शून्यक। इसको दूसरा विधि से जो हम बोल रहे थे उससे भी बना करके दिखा देते हैं कि अगर इस तरह से बनाने में दिक्कत हो रहा है तो दूसरा मेथड से कैसे बना सकते हैं, इसका शून्यक निकाल सकते हैं। इसका दूसरा विधि से शून्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 10 है, इसको हम इतना बराबर कर दे सकते हैं, इसको हम 0 कर देंगे तो ये एक समीकरण बन जाएगा। अब इसमें से यहाँ द्विघाती सूत्र लगाने के लिए द्विघाती सूत्र में जो विविकर निकालते हैं d, वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d निकालने के लिए b², b है वो x के साथ जो गुना में रहता है वो b होता है, x² के साथ जो गुना में रहता है वो ये होता है, और कांस्टेंट होता है c। तो b² यहाँ पे x के साथ में है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये के जगह पे यहाँ पे x² के साथ गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये का मान हो जाएगा 1 इंटू c, कॉन्स्टेंट वाला यहाँ पे 10 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10। अब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 10 गुने 4, ये हो जाएगा 40। 49 में से 40 को घटाएंगे तो बच जाएगा 9। तो यहाँ पे आ गया मेरा d का मान आ गया 9। अब द्विघाती सूत्र से हम x का मान निकालेंगे, वही हो जाएगा इसका दो शून्यक। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही है द्विघाती सूत्र। -b की जगह पे है यहाँ पे 7, तो माइनस में हो जाएगा 7 प्लस माइनस √d का मान यहाँ 9 निकाल चुके हैं, तो √ हो जाएगा 9 बटा 2 इंटू ये का मान यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है x के साथ में, तो 2 इंटू 1, जब ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया नीचे हो गया 2। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा -7 प्लस 3 बटे 2, और जब माइनस वाला लेंगे तो -7 माइनस 3 बटे 2। अब दोनों को हम हल करेंगे, इसी से मान निकल जाएगा मेरा x का। तो ये -7 है, प्लस में है 3, तो इसको हल करेंगे तो माइनस में बच जाएगा 4 बटे 2, और इससे -7 और -3 हो जाएगा -10 बटे 2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो एक आ जाएगा -2 और एक हो जाएगा -5। यही दोनों इसका हो जाएगा शून्यक। तो ये शून्यक निकालना था, तो इसको दोनों तरफ में से जो आसान लगे किसी भी तरह से हम शून्यक निकाल सकते हैं। तो दोनों विधि बता दिए हम। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। अब शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया है, यहाँ पे द्विघात बहुपद ही अगर निकालने के लिए बोल रहा है, तब मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा और बीटा अगर है तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया है 4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो दिया हुआ है 1।
तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसी में हम शून्यकों का योग और गुणनफल का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 1। यही हो जाएगा मेरा द्विघात बहुपद, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है कि यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है ये, तो इसको भी बता दे रहे हैं। इसका शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको हम पहले सजा करके लिख लेते हैं। ये 7x वाला जो बाद में दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर माइनस में 7x, फिर माइनस में हो जाएगा 3। अब इसका शून्यक निकालना है हमको, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम 2 तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। पहले जो गुणनखंड विधि से बताए इसके पहले वाला क्वेश्चन में, उसी विधि से यहाँ पे हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये 6x स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस 7x, इसको 2 भाग में तोड़ना है ताकि दोनों भाग ऐसा होना चाहिए कि दोनों को गुना करने से, ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से जितना आ रहा है उतना आना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से हो जाएगा 6 और -3 को गुना करेंगे हो जाएगा -18 और ये एक्स स्क्वायर। तो ये -7x का 2 भाग ऐसा होना चाहिए कि दोनों को गुना करेंगे तो -18 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसका 2 भाग ले लेते हैं, एक माइनस में 9x और एक प्लस में 2x। अब ये -9x और +2x को जब गुना करेंगे दोनों को, तो -9 और प्लस में है 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा और माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो गुना करने से आ जा रहा है। अब जोड़ेंगे अगर दोनों को, तो माइनस में है 9 और प्लस में है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 बच जाएगा, तो यही दोनों भाग इसका हो जाएगा और -3 है सो -3 रहने दिए। अब यहाँ दोनों में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले लिए, यहाँ हो जाएगा 2x बचेगा और यहाँ बच जाएगा माइनस में 3। ये 3 3 9 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा x का x, तो जब यहाँ -9x में से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ -3 बचेगा। और ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x - 3। 2x - 3 यहाँ भी, 2x - 3 यहाँ भी है, तो हो जाएगा 2x - 3 और फिर यहाँ पे अब ये 3x है, यहाँ +1 है, तो ये हो जाएगा 3x + 1। अब इसका शून्यक निकालना है, तो ये इसका मान शून्य कब होगा, जब या तो ये शून्य हो जाए या तो ये शून्य हो जाए। अब अगर इसको जब हम शून्य करेंगे तो उससे मेरा एक मान निकल जाएगा x का, तो हम ले लिए जब 2x - 3 बराबर शून्य करेंगे तो इससे x बराबर आ जाएगा -3 इधर जा कर के +3 हो जाएगा और 2 यहाँ जो गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो x का मान आ गया 3/2। और जब हम इसको अगर शून्य करेंगे तो ये प्लस में है 1, उधर जाके हो जाएगा माइनस में 1 और ये 3 यहाँ पे गुना में इधर जाके हो जाएगा भागा में 3, तो ये हो जाएगा इसका x का मान एक हो गया, एक शून्य हो गया -1/3 और एक शून्य हो गया 3/2। अब हमको 2 शून्यक निकल गया है। अब यहाँ पे आगे जो दिया था दूसरा पार्ट इसका, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये 5 नंबर में पूछता है, इसका सत्यता का जांच भी करके दिखाना पड़ेगा। अब इसका सत्यता का जांच करने के लिए हम एक मेरा शून्यक ये हो गया, एक शून्यक ये हो गया। अब दोनों को यहाँ पे हम
निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, दोनों शून्यकों को हम जोड़ देंगे। तो एक है 3/2 प्लस दूसरा है -1/3, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम इसका हो जाएगा 6। अब ये 6 को डिवाइड करेंगे इस 2 से तो 3 होगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। और ये प्लस गुना माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये 3 से जब इस 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7/6। तो 7/6 शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक है -7, तो इसको हम लिख सकते हैं -7/6। ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो 7 था उसको हम लिख दिए माइनस, ब्रैकेट लगा के -7/6। अब ये यहाँ पर जो -7 है वो है x का गुणांक। तो ये जो -7 है इसके जगह पे ये माइनस जो बाहर में ब्रैकेट के बाहर है वो माइनस का माइनस रहेगा, अंदर में जो -7 है वो है -7 है x का गुणांक। तो ये हो जाएगा x का गुणांक बटे 6 जो है वो x² का गुणांक है, तो नीचे लिख देंगे x² का गुणांक। तो ये हो गया मेरा सत्यता का जांच कि शून्यकों का योग जो है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो वो मेरा आ गया यहाँ पे। ऐसे ही फिर शून्यकों का गुणनफल भी निकाल करके दिखाना होगा। शून्यकों का गुणनफल के लिए शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तब वो भी आ जाएगा मेरा, जैसे 3/2 और गुना करेंगे इसको -1/3, ये दोनों मेरा शून्य था, ये हो जाएगा -3/6। ये -3/6 इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। और शून्यकों का गुणनफल जो है वो होता है c/a, यानी कि c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट है -3, तो कांस्टेंट हो जाएगा -3/a। ये होता है x² का गुणांक, तो x² के साथ में 6 है तो -3/6। ये भी -3/6 हो गया शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पर भी मेरा -3/6 आया था, इसलिए शून्यकों का गुणांक का भी सत्यता का जांच हो गया। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल क्या हैं। एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका मूल निकालना है। तो इसका मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र से मूल निकालने के लिए सबसे पहले विविक्त कर निकालते हैं d हम लोग। d बराबर होता है b² - 4ac। b है यहाँ पे -5, यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4 इंटू ये है 3 इंटू c है 2, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। तो 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो d का मान आ गया मेरा 1। अब इसका मूल निकालना है, तो द्विघाती सूत्र से हम मूल निकालने के लिए x बराबर जानते हैं, फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। यही है द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पे -b की जगह पे -5 है तो हो जाएगा -5। यहाँ 2 माइनस लगेगा इसलिए कि ये माइनस की जगह पे ये माइनस हो गया, और b के जगह पे -5 है तो यहाँ हो गया -5 प्लस माइनस ये √d का मान 1 आया तो यहाँ पे रख देंगे 1/2a।
तो 2 इंटू ए का मान है यहाँ पे 3, यहाँ हो गया 3। अब माइनस गुने माइनस प्लस में हो जाएगा 5 और प्लस माइनस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, बटे 3 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6। अब एक बार यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन लेंगे। जब प्लस साइन लेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/6। और जब माइनस साइन लेंगे तो हो जाएगा 5 - 1 तो 4 हो जाएगा 4/6। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, यानी एक आ गया मेरा 2/3। और इसको काटेंगे 6/6 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो एक मेरा आया 1 और एक हो गया 2/3। तो 1 और 2/3 सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से समांतर श्रेणी में कौन है। तो समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि दूसरा पद में से जब पहला पद को घटाएंगे तो उसको कहते हैं डी, सार्व अंतर। और वो सार्व अंतर सभी जगह समान होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। किसी भी 2 पद को लेंगे, उसमें से दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो जो सार्व अंतर आएगा वही सार्व अंतर यहाँ भी अगर ये दोनों को लेंगे तो ये दोनों में से दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो वही आना चाहिए अंतर। दोनों में हमेशा सभी जगह ये अंतर समान होना चाहिए, सार्व अंतर, तभी वो कहलाएगा समांतर श्रेणी में है। तो इसको हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पहला वाला में देखते हैं कि यहाँ पहले 1 है 3 है 9 है, तो 1 और 3 के बीच में अंतर जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 = 2। और अगर 9 और 3 के बीच में हम अंतर निकाल करके देखेंगे तो हो जाएगा 9 - 3 = 6। ये अंतर दोनों सेम नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में हम 2 और 4 को जब लेंगे तो इसका अंतर निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, मतलब 4 में से हम 2 को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 होगा। फिर अगर ये दोनों के बीच में हम लेंगे तो 6 में से 4 को घटाएंगे, तो 6 - 4 इसमें आ रहा है 2। 6 में से 4, यहाँ पे सार और अंतर दोनों में समान आया तो यही हो जाएगा समांतर श्रेणी। बाकी आगे वाला भी हम चेक करके दिखा दे ले रहे हैं कि कैसे नहीं होगा। जैसे इसको अगर लें तो 1 और 2 अगर लेंगे तो यहाँ पे सार अंतर निकालने के लिए दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे तो 2 में से घटाएंगे 1 को, तो 1 होगा। फिर यहाँ पे हम दूसरा सार अंतर निकालने के लिए ये दोनों को लेंगे 2 और 4 को, तो 4 में से घटाएंगे 2 को, तो 2 आ गया। यहाँ दोनों सार अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए ये भी एपी में नहीं होगा। इसको जब चेक करना है अगर हमको तो 3 और 9 को लेंगे तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। और 9 और 81 को लेंगे तब 81 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72। ये भी सार अंतर दोनों समान नहीं है, इसलिए ये भी एपी में नहीं होगा। तो ये एपी में हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे दिया हुआ है समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका सार अंतर क्या होगा। तो सार अंतर हम जानते हैं कि सार अंतर निकालने के लिए सार अंतर जिसको डी से सूचित करते हैं तो डी बराबर होता है A2 - A1। दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो यहाँ पे दूसरा पद है 1/2 माइनस पहला पद है 3/2। यहाँ पे 2 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 3, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2/2, इसका हो जाएगा -1। तो इसका सारे अंतर हो जाएगा -1, बी ऑप्शन वाला हो जाएगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 और 10वां पद 34 है तो सार अंतर ज्ञात करें। एक समांतर श्रेणी है, उसका 7वां पद जिसको A7 कहते हैं, 7वां पद दिया हुआ है A7 बराबर ये दिया है 25 और 10वां पद, ये 10वां पद हो गया, ये दिया हुआ है 34।
तो सार और अंतर जिसको डी कहते हैं वो हमको निकालना है। तो सातवां पद का के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, एनवां पद का होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सातवां पद का हो जाएगा ए प्लस 6D। जो पद निकालना रहता है उससे एक कम डी रहता है। तो ये प्लस 6D बराबर ये हो जाएगा 25। और ये 10वां पद जो है तो ये हो जाएगा ए प्लस 9D बराबर ये हो गया 34। अब ये एक समीकरण और ये हो गया समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का मान निकालना होगा। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस 9D बराबर 34। अब समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। ये माइनस में है यहाँ पे 9D और यहाँ प्लस में 6D, तो माइनस में बच जाएगा 3D बराबर, यहाँ है माइनस में 34, यहाँ है प्लस में 25, तो माइनस में बच जाएगा यहाँ पे 9। अब ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया, इससे D का मान निकल जाएगा 9/3। ये 3 यहाँ पे गुना में इधर आके भागम हो जाएगा तो हो गया 9/3। इसको काटेंगे तो ये D का मान आ जाएगा 3। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद a बराबर 2 और सारों अंतर d बराबर 3 है तो चारवां पद क्या होगा। पहला पद दिया हुआ है ये बराबर 2 और सार अंतर जिसको d कहते हैं वो दिया हुआ है 3। तो चौथा पद यानी कि ये 4 हमको निकालना है। तो चौथा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3D। जौन सा पद निकालना रहता है उससे एक कम होता है d। तो चौथा पद ये 4 बराबर हो जाएगा a प्लस 3D। ए का मान है 2 दिया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू डी का मान दिया हुआ है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 और 2 हो जाएगा जोड़ेंगे तो 11। तो इसका चौथा पद हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन में है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। अब यहाँ पे मूल निकालने के लिए गुणनखंड से यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ पे लिख दिया है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ही मूल निकालने के लिए, तो द्विघाती सूत्र से ही निकालना पड़ेगा। तो द्विघाती सूत्र से मूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको d निकालना पड़ता है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b है यहाँ पे -2√2, तो ये हो जाएगा -2√2 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac, ये है यहाँ पे 2 और c है कांस्टेंट वाला 1। अब ये -2√2 का स्क्वायर जब करेंगे हम, तो -2 का जब स्क्वायर होगा तो ये माइनस गुने माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, और ये √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस ये 4 और 2 को गुना करेंगे ये भी हो जाएगा 8, 8 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। अब d का मान आ गया मेरा 0। तो हमको निकालना है द्विघाती सूत्र उपयोग करके मूल निकालना है। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस b का मान यहाँ पे है जो x के साथ गुना में रहता है वही b होता है, तो x के साथ है -2√2, तो ये माइनस पहले जो फॉर्मूला में है वो माइनस दे दिए, तो उसके बाद b का मान रखना है, तो b का मान है -2√2, तब फिर यहाँ एक माइनस लगेगा और ये हो जाएगा 2√2, तो ये हो गया -b प्लस माइनस √d का मान 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बटे 2a का मान है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अब माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2
2 बटे ये 2 और 2 को गुना में है तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 ही रहने देंगे, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो बच गया ऊपर में √2 और नीचे भी इसको यहाँ से थोड़ा मिटा करके आगे लिख देते हैं। ये हो गया √2 और नीचे में हो गया 2। अब ये नीचे जो 2 है इसको भी हम लिख सकते हैं 2 को √2 गुने √2, क्या कि √2 और √2 जब 2 बार हम गुना करेंगे तब वो 2 ही हो जाएगा। अब ये √2 और ये √2 कट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/√2, तो यही हो जाएगा इसका मूल। अब एक मूल हो गया 1/√2 तो दूसरा मूल क्या होगा, चूँकि ये द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलेगा। अब एक मूल जब 1/√2 आ गया तो दूसरा मूल भी इसका 1/√2 ही होगा, इसलिए कि क्योंकि d का मान आ गया है मेरा 0। जब d का मान 0 हो जाता है तो दोनों मूल समान होता है, तो दोनों मूल 1/√2 ही होगा। आगे दिया हुआ मान ज्ञात करें 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा चांस है कि इस तरह का इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। तो इसमें बहुत ही आसान है, सब सिर्फ इसका मान याद रखना है कि कितना डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले 2 tan² 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 × tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos का स्क्वायर था यहाँ पे तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin² 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर था तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं प्लस में है √3/2 का स्क्वायर, माइनस में है √3/2 का स्क्वायर, तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है व्यास d वाले वृत्त का परिमाप लिखिए। एक वृत्त है कोई, इसका व्यास दिया हुआ है कि d है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो जब व्यास इसका d है तो इसका त्रिज्या की जो है वो त्रिज्या जो है वो होता है व्यास का आधा, त्रिज्या जो है वो व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास इसका d है तो त्रिज्या हो जाएगा d/2। अब इसका परिमाप लिखना है, परिमाप यानी कि वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि 2πr, तो हो जाएगा 2πr, r के जगह पे है मेरा दिया हुआ d/2 है तो ये हो जाएगा d/2, 2 और 2 कट जाएगा तो ये हो गया π/d, यही हो जाएगा d व्यास वाले वृत्त का परिमाप π/d। आगे क्वेश्चन में है कि दिए गए आकृति में कौन POQ बराबर 130 डिग्री है, POQ ये वाला कौन है 130 डिग्री, तो कौन PTQ का मान ज्ञात करें, PTQ यानी ये वाला कौन का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए बहुत आसानी से इसका मान निकल जाएगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये कि किसी भी वृत्त में जब कहीं कोई भी बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो किसी भी वृत्त में जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श जहाँ पे करता है वृत्त को, उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु को जब मिलाते हैं केंद्र से तो ये जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो है इसके बीच में यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये है त्रिज्या,
तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी हो गया 90, ये भी हो गया 90 और ये दिया है 130। तो अभी ये एक चतुर्भुज हो गया OPTQ, ये एक चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाता है 360 डिग्री। 360 में से ये कोण, ये 90 है, ये 90 है, ये 130 है, ये तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो इस कोण का माप निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण P प्लस कोण P ये हो गया, कोण T ये वाला कोण प्लस कोण Q ये हो गया, कोण Q प्लस ये है कोण O बराबर 360 डिग्री। ये एक चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पे कोण P ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री प्लस कोण T इसका तो हमको मान निकालना है, प्लस कोण Q ये वाला कोण ये भी 90 डिग्री है, प्लस कोण O इसका मान 130 डिग्री दिया हुआ है, ये हो गया 130 बराबर ये हो जाएगा 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब ये 90 और ये 90 और 130 ये तीनों को जोड़ के 360 में घटा देंगे तो कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस ये 90 और 90 जोड़ेंगे ये 180 हो जाएगा, और 130 200 और 1 310 हो जाएगा ये। अब 360 में से 310 को घटाएंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस कोण का मान हो जाएगा 50 डिग्री। अगला है AB और C तीन बिंदु संरेखी होते हैं जब AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस AC बराबर 2BC, AB माइनस BC बराबर AC, AB माइनस AC बराबर 2BC। तीन बिंदु संरेखी, संरेखी कहने का मतलब है कि एक ही रेखा पर कब होगा। तो इसको हम बता दे रहे हैं, जैसे कि ये हो गया ये, एक हो गया B, एक हो गया C। ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर कब होगा, जब AB यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे प्लस BC, AB और BC को जोड़ने से वो AC के बराबर अगर हो जाएगा, AB प्लस BC बराबर AC, तभी ये तीनों एक ही रेखा पर होगा, संरेखी कहलाएगा। AB हो गया यहाँ से यहाँ का दूरी प्लस BC हो गया यहाँ से यहाँ का दूरी, दोनों को जोड़ देंगे तो AC हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, AB प्लस BC बराबर AC। प्रोजेक्ट रेल का टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा भी था, बहुत आसान है, याद भी रखना है इसको। अगला क्वेश्चन में है बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। दो बिंदु दिया हुआ है, एक है 2, 5 और दूसरा बिंदु है 4 और 7। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक को अगर हम x और y मान लें, और एक बिंदु जो यहाँ दिया हुआ है इसको x1 और y1 माने, और दूसरा बिंदु को x2 y2 मान लें अगर, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x y बराबर x और y का फॉर्मूला होता है, x के लिए होता है x1 प्लस x2/2 और y का होता है y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 का मान रख देंगे। x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए x1 प्लस x2/2, तो x1 है यहाँ पे 2 और x2 है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे 6/2, यानी ये हो जाएगा 3। अब एक ही निकालने से भी हम बता सकते हैं आंसर कि इसका होगा C, क्योंकि फर्स्ट में 3 है, x का मान 3 आया मेरा, और 3 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, x के जगह पे 3 सिर्फ इसी में है, इसलिए यही होगा। लेकिन हम y का भी मान निकाल के दिखा देते हैं। y का मान हो जाएगा y1 प्लस y2/2, तो y1 है यहाँ पे 5 और y2 है 7, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7/2,
7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/2 यानी कि हो जाएगा 6। तो एक 3 आया, एक 6, ये 3 और 6 है ना, यही वाला। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिंदु P और Q के बीच की दूरी है। दो बिंदु दिया है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है, उसके बीच का दूरी क्या होगा। तो एक बिंदु P है, एक बिंदु मान लेते हैं ये है Q। P का निर्देशांक है 4,6 और Q का निर्देशांक है 6,8। तो ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला से जानते हैं। दूरी सूत्र से होता है PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है ये। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 हो गया 6, x1 हो गया 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 हो गया 8, y1 हो गया 6, ये हो गया 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होगा तो ये भी हो जाएगा 4। 4 प्लस 4 रूट में हो जाएगा 8। अब 8 का हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, 8 को लिख सकते हैं 4 दूने 8। अभी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो ये 4 है सो रूट से बाहर हो जाएगा, 2 इसका वर्गमूल हो गया और 2 यहाँ पे रूट में बच जाएगा तो इसका हो जाएगा 2√2। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे दिया हुआ है, यदि x 2, 3 और 5 का माध्य 4 हो तो x ज्ञात कीजिए। दिया माध्य दिया है यहाँ पे कि 4 है तो x का मान निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए जो भी आंकड़ा दिया रहता है वो सभी को जोड़ देते हैं सबसे पहले हम। तो ये है यहाँ पे x + 2 + 3 + 5, इसका माध्य दिया हुआ है कि 4 है। तो माध्य निकालने के लिए जितना भी आंकड़ा दिया है इसको सभी को जोड़ करके और कुल जितना आंकड़ा है उससे भागा दे देते हैं। तो कुल है 1 2 3 4, ये 4 आंकड़ा है तो 4 से भागा दे देंगे। इसका माध्य दिया हुआ है 4 है तो इतना ये हो जाएगा 4। अब ये जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 5 10 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा x + 10। ये 4 यहाँ पे नीचे गुना में है, भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। इससे x बराबर हो जाएगा, ये 10 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, 16 - 10 बराबर 6। तो x का मान हो गया 6, यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन का आयतन निकालना है। ये बेलन हो गया, इसका दिया त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है इसका ऊंचाई है इसका 5। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr² h। पाई का मान हो गया 22/7, r स्क्वायर त्रिज्या 7 है तो 7 का स्क्वायर 7 × 7, h ऊंचाई 5 दिया हुआ है तो ये हो गया 5, ये 7 और 7 कट गया। अब बच गया 22 × 7 × 5, ये सभी को गुना कर देना है। इसको जब गुना करेंगे 22 और 7 और 5 को तो ये हो जाएगा 770। तो ये 770 घन सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आयतन। आगे दिया है, एक शंकु तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु एक दिया हुआ है, शंकु पहले बना लेते हैं।
इसका दिया है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब है तिरछी ऊंचाई, तो इसका ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का रहता तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये हो गया पाई आर, पाई का मान हो गया 22/7, आर है त्रिज्या वो दिया हुआ है 14 इंटू एल प्लस आर, एल है तिर्यक ऊंचाई 16 प्लस आर है 14। अभी 7 से काटेंगे 2 बार में 7 दूना 14 हो जाएगा। अब ये 22 को यहाँ पे 2 आया है 7 दूना 14, अब 22 दूनी 44 हो जाएगा और ये 16 और 14 ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। अब 44 को 30 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 1320 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, इस द्विघात समीकरण का दो मूल होगा। अब दिया है कंडीशन कि दोनों जो है वो भिन्न होगा, भिन्न मतलब अलग अलग, और वास्तविक मूल कब होता है। तो हम जानते हैं कि विविक्तकर जो d होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, उसका मान जब 0 हो जाता है तो दो समान मूल होते हैं। जब 0 होता है तो समान और वास्तविक मूल होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि दो भिन्न और वास्तविक कब होगा, तो जब d है वो 0 से बड़ा होता है तब होता है दोनों मूल समान, दोनों मूल अलग अलग और वास्तविक जब d ग्रेटर देन 0 होता है। यानी b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी वो भिन्न और वास्तविक मूल होगा। यहाँ पे दिया पहला ऑप्शन b² माइनस 4ac लेस देन 0, जब ये लेस देन 0 हो जाएगा तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में है b² माइनस 4ac बराबर 0, जब बराबर 0 हो जाएगा तो दोनों मूल समान हो जाएगा, वास्तविक भी होगा लेकिन दोनों मूल समान हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों भिन्न मूल दिया हुआ है। अगला ऑप्शन में b² माइनस ac ग्रेटर देन 0, जबकि होना चाहिए b² माइनस 4ac, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दो भिन्न और वास्तविक मूल होने के लिए b² माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 होना होगा, ये 0 से बड़ा होगा तभी ये भिन्न और वास्तविक मूल होगा। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया हुआ है। बढ़िया से देख लेना है, जल्दबाजी में टिक नहीं करना है। यहाँ पे b² माइनस ac सिर्फ दे दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल होंगे। अभी बता चुके हैं जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि किसी भी द्विघात समीकरण का जब विविक्तकर जो d निकालते हैं b² माइनस 4ac जिसको कहते हैं, तो वो अगर 0 हो जाता है तो वास्तविक और समान मूल होता है, दोनों मूल समान होगा, एक ही जैसा होगा दोनों, और वास्तविक भी होगा कब, जब विविक्तकर 0 हो जाता है, b² माइनस 4ac बराबर जब 0 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वास्तविक तथा समान, दोनों मूल समान हो जाएगा जब b² माइनस 4ac 0 हो जाता है। तो आगे दिया हुआ है
यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। यहाँ पे दे दिया है इसका मूल समान है, तो अभी हम बता चुके हैं कि मूल समान कब होता है। मूल समान होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। जब ये 0 होता है तब दोनों मूल समान होता है। तो यहाँ दिया है कि मूल इसका समान है तो के का मान निकालना है। बी स्क्वायर, बी के जगह पे यहाँ है -4, हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ये के जगह पे यहाँ 1 है इंटू सी का मान यहाँ पे के है तो इंटू के बराबर 0। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 16 हो गया। अब ये है -4 इंटू 1 इंटू के, 4 का 4 हो जाएगा और उसको के से गुना करेंगे तो 4 के हो जाएगा। ये माइनस में है तो बराबर के जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा यहाँ पे 4k। अब इससे हमको के का मान निकालना है तो 4 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा 16/4 और इधर हो जाएगा के। इसको काट देंगे जब ये हो जाएगा 4 तो के का मान आ गया 4। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस प्रकार का समीकरण है। रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको पहले हल करके देख लेना है तब इसका आंसर बताना है। सिर्फ एक्स स्क्वायर देख करके तुरंत द्विघात नहीं इसको कर देना है, इसको हल करके पहले देखना है जो दिया हुआ है समीकरण। ये एक्स स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों के साथ एक करके गुना होगा। तो ये एक्स को जब 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक्स जब 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा +3x, बराबर में है इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस में 1 इधर आके हो जाएगा +1 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x का 3x रह जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ गया द्विघात समीकरण। यहाँ पे x का अधिकतम पावर 2 है तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में कि घात 1 के बहुपद को बहुपद कहते हैं कौन सा, द्विघात, रैखिक, त्रिघात। हम जानते हैं कि एक घात वाला बहुपद जो है वो कहलाता है रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल निम्न में से चुनें। ये द्विघात बहुपद देखिए शून्यकों का गुणनफल कौन सा होगा। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए यहाँ शून्यक निकाल करके उसका गुना करने का ज़रूरत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। शून्यकों का योग अगर निकालना रहता है अल्फा इंटू बीटा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालने बोल रहा है तो c/a, c होता है कांस्टेंट टर्म जो कि 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 10/, ये है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 10/1 यानी कि 10। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 12x का शून्यक निम्न में से चुने। एक बहुपद दिया है, इसका शून्यक इसमें से कौन सा होगा। तो ये शून्यक इसका निकालना है तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे है 12x, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ से हम दोनों में से 3x को कॉमन ले सकते हैं। अब 3x स्क्वायर में से जब 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक x बचा हुआ रहेगा,
माइनस ये 12 में से 3 कॉमन ले लिए तो ये 3 चक 12 होता है, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। और ये x जो था वो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 4। अब इसका शून्य निकालना है, तो इसका मान शून्य कब होगा, जब या तो ये शून्य हो जाए या तो फिर ये शून्य हो जाए। तो जब 3x बराबर एक बार जब शून्य लेंगे तो इससे हो जाएगा x बराबर ये 3 यहाँ पे गुना में इधर आके हो जाएगा, भागा में 0/3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। दूसरा जब x -4 बराबर शून्य लेंगे तो उससे हो जाएगा x का मान 4, ये -4 इधर जाके हो जाएगा +4। तो इसका 2 शून्य निकल गया 0 और 4, तो 0 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे दिया है क्वेश्चन में, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इस तरह का इससे पहले भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो इस द्विघात बहुपद निकालना है। शून्यकों का योग, यहाँ पे योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग है यहाँ पे 3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ये है -2। तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 3 है तो हो जाएगा 3 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल माइनस में 2 है तो यहाँ हो जाएगा -2। तो आ गया x² माइनस 3x माइनस 2, x² माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 यह संगत है। यह संगत है दिया हुआ है, तो यह संगत कब होता है ये चीज़ सबसे पहले जानना होगा। यह संगत कहते हैं जिसका कोई हल नहीं निकलता है, जिसका हल हो जाता है वो संगत कहलाता है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है। तो 2 समीकरण युग्म अगर दिया हुआ है तो उसका यह संगत यानी कि हल नहीं होगा। कब हल नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। इस केस में क्या है कि इसका कोई हल नहीं होता है, ये दोनों जो रेखा होता है वो समांतर हो जाता है, समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो समांतर कोई हल नहीं होना होता है तभी वो असंगत कहलाता है। तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब ये सभी का हम मान रख देंगे, उसी से k का मान निकल जाएगा a1/a2। a1 हो जाएगा x के साथ यहाँ जो है, दूसरा समीकरण में जो है x के साथ वो हो जाएगा a2। तो a1/a2 यहाँ है ये 8, यहाँ पे है k, हो जाएगा 8/k बराबर b1/b2, b1 यहाँ है 5 और b2 यहाँ पे 10, तो हो जाएगा 5/10। अब इसी से मेरा k का मान निकल जाएगा, आगे c1 वाले तक हमको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये के को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5 के साथ में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5k बराबर ये 10 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो इससे k का मान निकालना है, तो k बराबर हो जाएगा ये 5 यहाँ गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो इसको काटेंगे 16 × 5 = 80 होता है, तो k का मान आ जाएगा 16। -16 ये में उसको नहीं मारना जल्दीबाजी में, b में है 16 उसका b हो जाएगा। यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 समांतर है तो k का मान क्या होगा। अगर यहाँ पे दे दिया है कि समांतर है, वही कंडीशन जो इससे पहले वाला हम देखे वही यहाँ पर भी लागू होगा। एक बात को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 जो है वो बराबर के दाहिना तरफ दिया है, यहाँ पे बराबर के दाहिना तरफ में 0 है। तो इसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के लिए
ये 2 को हमको पहले यहाँ से इधर ले आना होगा, लेकिन यहाँ C1 C2 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको अभी जहाँ है वहीं रहने देते हैं उसको। तो समांतर कब होगा, समांतर कब होता है दो रेखा है तो जब हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब होता है समांतर। जब समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होने के लिए यही कंडीशन है। तो यहाँ हमको k का मान निकालना है, तो A1/A2, A1 है यहाँ पे 3 और A2 है यहाँ पे 2, हो गया 3/2 बराबर B1/B2। B1 यहाँ पे जो y के साथ गुना में है वो हो जाएगा B1, तो B1 यहाँ पे हो जाएगा 2k। इसको अच्छा से ध्यान दे के देखना है, यहाँ पे y के साथ में 2k है, तो B1 का मान हो जाएगा 2k/B2, B2 है यहाँ पे 5। अभी इसी को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी से मेरा निकल जाएगा k का मान। ये 2 और 2k गुना हो करके हो जाएगा 4k, 2 और 2 गुना हो करके हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, और k का k रह गया बराबर, ये 5 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। k का मान निकालना है तो ये 4 यहाँ पे गुना में है, इधर आके हो जाएगा भागा में, तो k का मान आ गया 15/4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, समीकरण x + y = 4 और x - y = 2 के द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए निम्न में से सही कथन चुनें। समपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, इनमें से कोई नहीं। ये समपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी, संगत या असंगत, ये सब जानने के लिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का तुलना करना पड़ेगा, उसी से ये सभी चीज़ का जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे ये 4 को हम पहले इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 को इधर ले जाएंगे ये भी माइनस में हो जाएगा। पहले वो इधर ले जा करके ही तब निकाला जाता है, ऐसे यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में निकाल दे रहे हैं। तो इसका A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हम चेक करते हैं कि क्या है। A1 है यहाँ पे 1 और A2 है यहाँ पर 1, तो A1/A2 बराबर 1/1। अब B1/B2 हम देखते हैं, तो B1 यहाँ पे 1 है और B2 यहाँ पे है -1, 1/-1। अब यही दो ही में मेरा चेक हो गया, A1/A2 है 1/1, B1/B2 है 1/-1, ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मेरा निकल गया कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये बराबर नहीं होता है, फर्स्ट वाला ही A1 और B1 ही अगर बराबर नहीं होता है तो वो कहलाता है प्रतिच्छेदी, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी होता है तो उसका एक हल होता है, याद रखना है, प्रतिच्छेदी होता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है, और जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। तो इतना तरह से किसी भी तरह से पूछ सकता है। आगे, यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म होगा संगत, असंगत, आश्रित। फिर वही क्वेश्चन उसी तरह का आ गया, दो चर का एक रैखिक समीकरण युग्म है, उसका ग्राफ है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ग्राफ जो है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या होगा संगत, असंगत, आश्रित। तो हम अभी बता चुके हैं कि जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसका हल निकलेगा, जब प्रतिच्छेद करता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है, और जब हल हो जाता है तो वो कहलाता है संगत, अगर हल नहीं होता तो वो होता असंगत। लेकिन यहाँ पे हल इसका हो जा रहा है तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि ये संगत होगा। आगे दिया है कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म Px + 3y = 7 तथा 2x - y = 6 का एक अद्वितीय हल है। वही फिर पिछला क्वेश्चन जैसा ही हो गया, ये अद्वितीय हल,
अद्वितीय मतलब केवल एक हल। तो केवल एक हल कब होता है? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, और प्रतिच्छेद करता है तो उसका क्या कंडीशन है? उसके लिए है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। यहाँ पे मान रख देंगे हम। A1 हो जाएगा P, A2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा P/2 बराबर नहीं है B1/B2। तो B1 है यहाँ पे 3 और B2 है -1। y के साथ कुछ नहीं मतलब माइनस में यहाँ पे 1 है ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P है सो -1 से गुना होकर के -P हो जाएगा। अरे नॉट इक्वल्स टू 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। ये P के साथ जो माइनस है वो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा P नॉट इक्वल्स टू -6। यही हो जाएगा P का मान। P का मान यही हो जाएगा। आगे रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है या असंगत? इसके लिए भी बताए कि वही संगत या असंगत हल है या नहीं है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, क्या है। ये सभी चीज़ के लिए A1/A2 B1/B2 इसका तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम उसी को चेक करके देखते हैं। A1/A2 A1 है 2 और A2 है 4, ये हो गया 2/4। B1 है यहाँ पे 1, कुछ नहीं y के साथ मतलब यहाँ पे 1 है, और B2 यहाँ पे है -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आएगा ये। तो A1/A2 है 1/2 और B1/B2 है 1/-2। ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। एक है 1/2 और एक है -1/2, दोनों बराबर तो नहीं है। तो ये हो गया A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और जब ये बराबर नहीं है तो ये हो जाता है इसका अद्वितीय हल, मतलब एक हल। इसका एक हल होता है, और जिसका हल हो जाता है वो पिछला में ही बता दिए हैं कि वो कहलाता है संगत। तो ये हो जाएगा संगत। यहाँ पे मान ज्ञात करना है 2tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे सबसे पहले मान जानना होगा कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री था तो हो गया 2 इंटू tan 30 डिग्री की जगह पे 1/√3। नीचे है 1 + tan² 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। अब tan² है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब ऊपर वाला ये 2 को गुना करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2 और नीचे √3 का √3 बटे ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे 3। अब इसका जब LCM लेकर के यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। ये 2/√3 का 2/√3 ही रहेगा। ये हो जाएगा 2/√3। ये भागा है, इसको जब गुना करेंगे तो ये 3 जो नीचे में है ये चल जाएगा ऊपर, और ये 3 + 1 4 जो है वो हो जाएगा नीचे में 3 + 1 4। ये 2 से काटेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा 2 बार में। अब ये आ गया ऊपर में 3 और नीचे में है √3, तो इसका मान हो जाएगा ये 3 ऊपर में जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 बटे यहाँ पे नीचे है √3 इंटू 2 का ये 2 हो गया। अब ये √3 और √3 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा √3/2।
2। यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे दिया है कि किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये क्वेश्चन लगभग हर सेट में हम दे रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम हर सेट में बता रहे हैं। इसका अच्छे से समझ लेना है इसको। किसी भी वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये एक वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्पर्श रेखा अनंत हो सकता है। ऐसे करके इसका हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर ये देगा क्वेश्चन में तो इसका हो जाएगा अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। लेकिन यही अगर दे देगा कि किसी भी वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि अगर कहीं दे देगा कि किसी भी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो समांतर स्पर्श रेखा भी सिर्फ 2 हो सकता है। तो अगर पूछा कि कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो 2। किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो भी हो जाएगा इसका 2। अगर सिर्फ पूछा कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, ये समांतर वाला पूछ रहा है यहाँ पे ना। किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, तो समांतर स्पर्श रेखा सिर्फ 2 होगा। अगर सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती वो रहता तो हो जाता अनंत। समांतर स्पर्श रेखा दे दिया तो समांतर वाला सिर्फ 2 होगा। किसी बाह्य बिंदु से भी सिर्फ 2 खींचा जा सकता है और समांतर भी सिर्फ 2। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। एक वृत्त है और उसकी एक है स्पर्श रेखा। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ये हो गया। इस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। तो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु के नाम से जाना जाता है। स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन में दिया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। ये पूरा वृत्त है लेकिन ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर को आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब पाई का मान हो गया 22/7। आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो उसका स्क्वायर होगा तो 2 बार हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अरे जो बटे में 2 था सो बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये 2 से काटेंगे 14 को 7 बार में ही कट जाएगा। अब ये 7 और ये 7 कट गया, बच गया 22 गुना 14। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 को 14 से गुना करने से आ जाएगा ये 308। तो इसका हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। अगला में है क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक ये वृत्त है, इसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ये केंद्र पर यहाँ 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो निकालना है वृत्त के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये हो जाएगा। इस चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 डिग्री। याद रखना है इस फॉर्मूला को। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर है त्रिज्या जो कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ इंटू थीटा यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है 60/360।
ये 0 0 ख़त्म हो गया। ये 6 से 36 को काटेंगे 6 बार में कट जाएगा। ये 7 और 7 कट गया। इस 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, 2 3 6 हो गया। तो इसका हो जाएगा 22/3। 22/3 हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है बी में। आगे है क्वेश्चन 120 डिग्री केंद्रीय कोण तथा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसका दिया है 21 सेंटीमीटर है त्रिज्या और 120 डिग्री है ये कोण। तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 r²। आर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुने 21 πr²। थीटा 120 डिग्री दिया है बट्टे 360 डिग्री। ये 0 0 कट जाएगा। 12 से काटेंगे 36 को 3 बार में कट जाएगा। 3 से फिर इस 21 को काटेंगे 3 7 21 7 बार में कट जाएगा। ये 7 और 7 कट जाएगा, बच गया 22 गुने 21। अब 22 और 21 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 462। 462 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, इसका तिर्यक ऊंचाई जो तिरछा ऊंचाई जिसको कहते हैं एल, तो ये हो जाएगा एल इसका 16 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये किनारे किनारे वाला क्षेत्रफल। तो इसका दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 16, ये हो गया 16। आधार की त्रिज्या 14। इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है का फॉर्मूला πr/l। पाई हो गया 22/7, आर हो गया त्रिज्या 14 दिया हुआ, एल तिर्यक ऊंचाई हो गया 16 दिया हुआ। ये 7 दूना 14 2 बार में कट जाएगा। आ गया 22 गुने 2 गुने 16, तो 22 को 2 से गुना करेंगे 44 और ये हो गया 16। 44 और 16 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 616। 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोला है, इसका दिया है 14 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या। त्रिज्या इसका हो गया 14 सेंटीमीटर। इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये इधर का इतना दूर तक का क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो अर्धगोला का निकालना है तो 4πr² को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो वही हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 2 से काटेंगे, ये 4 को 2 बार में कट जाएगा तो ये हो गया 2πr²। अब 2πr² में यहाँ पे 2 का 2 हो गया, पाई का हो गया 22/7, आर है 14 सेंटीमीटर तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 7 से काटेंगे 7 गुना 14, ये हो गया 2 गुने 22 गुने 14 गुने 2,
इसको जब गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 1568, इतना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया है 3132120133 का बहुलक है। इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक में हम जानते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया रहता है, जो डाटा सबसे अधिक बार आया रहेगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहती है, वही बहुलक कहलाता है। तो जो सबसे अधिक बार आया होगा वही हो जाएगा बहुलक। तो यहाँ पे हम गिनते चलेंगे, 3 जो है वो कितना बार आया है, 1 2 3 4 5। तो 3 है वो 5 बार आया हुआ है। 1 है 1 2 3, 1 जो है वो 3 बार आया है। अब 2 है सो 1 2 3, 2 भी 3 बार आया है। 0 1 बार है, तो सबसे अधिक बार आया हुआ 5 बार आया हुआ है 3। तो इसका हो जाएगा इसका बहुलक हो जाएगा 3, बहुलक हो जाएगा 3। जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वही हो जाता है बहुलक। अगला है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है माध्य, माध्यक, बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त जो है, एक्यूरेट ज़्यादा देता है, वो माध्य होता है, माध्य देता है इसका डाटा। तो हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप माध्य हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन अब है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। इसका क्या होगा ये बताना है। किसी भी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर होगी? 0 से, -1 से, 1 से या 2 से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। पिछला वीडियो में भी इसका हम बता चुके हैं कि कोई भी घटना जो है उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 के बीच, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से छोटा ही होगा, लेकिन 0 से बड़ा हो सकता है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो सकती है या तो फिर 0 के बराबर भी हो सकती है। तो इसका हो जाएगा 0। इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाला, इसमें एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इसका एक और माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध होता है, ये भी पूछता है कभी कभी। तो इसका एक संबंध होता है, ये बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य। ये रिलेशन होता है, ये संबंध होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में। ये भी बहुत बार पूछता है, इसीलिए इसको भी याद रख लेना है। तो इस तरह से अब ये